मेरा संबंध वैसे तो एक गरीब परिवार से था, मगर मैं पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से अपनी क्लास की मॉनिटर थी। इसी वजह से सब मुझसे मोहब्बत भी करते और मेरी इज्जत भी करते थे और कहते थे कि नीलम हमारे स्कूल का गर्व है, हम नीलम को कभी किसी दूसरे स्कूल नहीं जाने देंगे। ये बातें सुनकर मैं भी खुशी से फूली ना समाती। मगर उन्हीं दिनों फाइनल एग्जाम के बाद जब कुछ अतिथि हमारे स्कूल में आए तो उनमें गांव का चौधरी मेरा रंग रूप देखकर फिसल गया। उसने शायद कभी ऐसी खूबसूरती इस इलाके में नहीं देखी थी, क्योंकि ये हमारे इलाके का पहला गर्ल्स स्कूल था जहां पर लड़कियां पढ़ती थी। मगर फिर भी ये कोई गांव नहीं था, बल्कि एक शहर की तरह था। मैंने आज तक यहाँ किसी लड़की को अपनी हकीकत नहीं बताई थी। आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरे इलाकों से भी बहुत लड़कियां यहाँ पढ़ने आती थी। सबकी नज़र में मैं बहुत बड़े खानदान से संबंध रखती थी, और फिर जब गांव के चौधरी की नज़र मुझ पर गई तो मैंने भी खुद को एक बड़े खानदान की लड़की साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे बुलाकर इनाम दिए। मैं तो उस सब को उनकी दयालुता समझ रही थी, मगर बाद में इस दयालुता का मतलब कुछ और समझ आया। तकरीबन 5-6 दिन के बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं समझी कि शायद बात करेंगे, मगर उन्होंने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया कि वो मुझे पसंद कर बैठे हैं। उनकी उम्र लगभग 30-32 साल थी। मैं 17-18 साल की कच्ची उम्र में थी। यूं मैं गांव के चौधरी की बातों में आ गई। मैंने सोचा पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, और चौधरी ने मुझे लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में इस कदर डराया धमकाया कि मैं खामोश हो गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह अपना घर बसाने की फिक्र करनी चाहिए। माँ तो शायद मुझे कमाई की मशीन समझ रही थी। मैट्रिक के बाद मैं किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं, फिर उनके लिए रुपये कमाने लग जाऊं। चौधरी ने भी मुझे ऐसी ही बात कही थी कि लड़की का असल घर उसके पति का घर होता है। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है और मैं तुमसे कोई घर का काम भी नहीं करवाऊंगा, ना ही मुझे तुम्हारी कमाई से मतलब है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू एक अच्छी जिंदगी जिए, तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हों, क्योंकि तुम एक खूबसूरत लड़की हो। तुमने आज तक अपनी इज्जत की हिफाजत की है। तुम्हारा हक बनता है कि तुम जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जियो। तुम्हारी माँ ऐसा क्यों नहीं चाहती? मैं चौधरी को बता चुकी थी कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती, वो मेरी पढ़ाई लिखाई के बाद ही कोई अच्छा रिश्ता ढूंढेगी। मगर चौधरी ने इस बात को ऐसा रंग दिया कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई और यूं अपने घर की दहलीज पार करके चौधरी के साथ भागने का फैसला कर लिया। वो दिन मेरे लिए बहुत अनोखा था। दिल में दुख और कुछ ऐसे जज्बात थे जिन्हें मैं बयां नहीं कर सकती। अपने माँ बाप को छोड़ने का दर्द अलग था, मगर मैंने चोरी की मोहब्बत में आकर सब चीज़ों को अलविदा कह दिया। मोहब्बत क्या, मैं इसे बहकना ही कहूँगी। मैंने चौधरी के साथ घर से दहलीज पार करते वक्त एक बार भी माँ बाप की मोहब्बत को मद्देनजर नहीं रखा। यूं मैं स्कूल का बहाना करके उसके घर तो आ गई और जाते ही तुरंत मेरी शादी करा दी गई। मगर शादी के वक्त एक अजीब बात हुई। एक आदमी जो कि रंग रूप में चौधरी से काफ़ी अलग था, मगर उसका नक्श चौधरी जैसा था, वो चौधरी को अकेले में ले जाकर कुछ बातें करने लगा। चौधरी हैरान परेशान उसकी बातें सुनने लगा। चौधरायन जी यानी कि चौधरी जी की माँ भी उस आदमी के पास खड़ी थी, मगर चौधरी अपनी मर्जी का मालिक था। उसके घरवाले उसकी हर बात मानते थे, यानी कोई भी फैसला वो अपने घर वालों से पूछ कर नहीं करता था। मगर फिर भी माँ का असर तो बेटे पर जरूर होता है। जब मैं अतिथियों से निपट गई तो चौधरी मेरे पास आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। मैं समझी थी वो मुझे हासिल करने के बाद मुझसे मोहब्बत भरी बातें करेगा या मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा, मेरे इस जज्बे की भी कदर करेगा जिसके तहत मैं अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गई थी। मगर उसने तो एक अजीब ही बात कह दी। उन्होंने मुझे बताया कि नीलम तुम एक भीख मांगने वाली भिखारन औरत की बेटी हो। मैं तो तुम्हें एक अच्छे खानदान की लड़की समझ रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी भिखारन की बेटी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप एक अच्छे खानदान से हैं। तुम गलत कह रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अगवा किया था। वो तुम्हारे असली माँ बाप भी नहीं है। मगर ये सच है कि तुम्हें एक भिखारन ने पाला पोसा और पढ़ा लिखाया है। तुमने मुझसे झूठ बोला, अपना सच छिपाया।
चौधरी साहब की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैं आपके लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ तो सच क्यों छुपाऊंगी? क्या मुझे मालूम न था कि इससे आप नाराज हो जाएंगे? मैं ज्यादा बातें नहीं जानता, बस जो कहा है वही करो। तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम किसी भिखारन की बेटी हो? मैं किसी भिखारन की बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है और ये कोई बुरी बात नहीं है। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। सही कहा था उसने, तुम सच में एक भीख मांगने वाली औरत की औलाद हो। अरे तुम्हारी शक्ल सूरत देखकर मैं तुम पर मर मिटा था, मगर मैं अब तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ। मुझे तुम्हारी गुर्बत से कोई मसला नहीं था, मगर तुम एक भिखारन औरत की बेटी हो, ये मैं नहीं जानता था। लड़की से शादी करते वक्त उसका खानदान देखा जाता है। जज्बात में आकर मुझसे गलत फैसला हो गया। मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रख सकता और मुझे तुमसे इसी वक्त तलाक चाहिए। मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। उसके मुंह से तलाक के बारे में सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल चाहा कि मैं फूट फूट कर रो दूं, मगर हिम्मत नहीं हारी। उसी वक्त वहां से अपनी खुदगर्जी और अपनी खुददारी समेटकर चौधरी के घर से निकल पड़ी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ से जाकर जरूर पूछूंगी कि क्या आप भीख मांगती हो और क्या मैं तुम्हारी बेटी ही हूँ या उन्होंने मुझे कहीं से अगवा कर रखा है। रास्ते में आते हुए मेरे दिल और दिमाग में चौधरी की बातें गूंज रही थी। उसने मुझे यही कहा था कि मैं एक भिखारन माँ की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे अगवा किया है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। ये बातें सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। चौधरी मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, जाहिर है बिना वजह मुझे तलाक तो नहीं दे सकता। उसने मुझे हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा भी किया था, मगर जब मेरे बारे में पता करके आया तो मालूम पड़ा कि मैं एक भिखारन की बेटी हूँ, जबकि मैं ऐसा मानती नहीं थी। घर जाकर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। आज मुझे घर से निकले 7-8 घंटे हो चुके थे। घर वालों को फिक्र जरूर थी कि मैं आज अभी तक घर क्यों नहीं आई, आज मेरी बेटी को इतनी देर क्यों हो गई, मगर उन्हें मेरी हकीकत का नहीं पता था। मैं जैसे ही घर पहुंची माँ परेशान थी, मुझे गले लगाकर पूछने लगी, बेटी तू कहाँ गई थी? मैंने रूखे फीके अंदाज में जवाब दिया, माँ मैं तुमसे एक सवाल करूं, सच सच जवाब देना। बेटी क्या हुआ, पूछो। माँ तुम क्या एक भिखारन हो या क्या तुम भीख मांगती हो और क्या तुमने मुझे कहीं से अगवा किया है? अरे बेटी तुम आज ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मैंने ऊंची आवाज में कहा। तो माँ सहमी सी आवाज में बोली, हाँ ये सच है बेटी कि मैं पहले एक भिखारन थी। मैं लोगों के घरों में भीख मांगती थी, कचरे से चीजें उठाकर बेचा करती थी, मगर हर इंसान को अपनी जिंदगी बदलने का हक है और मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। मैंने इसी वजह से तुम्हें बड़े स्कूल में पढ़ाया कि तुम मेरे जैसी जिंदगी ना गुजारो, मगर उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मेरी माँ ये कहकर खामोश हो गई, मगर मेरा अगला सवाल उससे भी ज्यादा कठिन था, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? तुमने मुझे किसी अमीर घराने से किडनैप किया है। भगवान ना करे बेटी तुम मेरी ही बच्ची हो। तुम्हें ये बात किसने बता दी? अगर मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ तो तुम्हारा और बाबा का रंग तो सांवला है, तुम्हें गोरी चिट्टी और इतनी लंबी कैसे हो गई? तुम तो नाटे कद की और काले रंग की हो। मेरे बेलगाम सवाल माँ के दिल पर तीर की तरह चल रहे थे। मैं नहीं जानती बेटी, ये तो भगवान की देन होती है, माँ ने आंखें चुरा कर कहा। तो मुझे शक पड़ गया। माँ मुझे सच बता दो, हकीकत क्या है, वरना मैं खुद को मार दूंगी। मेरी बेटी ऐसा मत करो, तुम मेरी ही बेटी हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं कसम खा सकती हूँ कि तुम मेरी अपनी औलाद हो। मैंने तुम्हें कहीं से अगवा नहीं किया। माँ रोने लगी, मगर वो बाबा के नाम पर बार बार क्यों चौंक जाती है, जैसे बाबा मेरा वाकई में सगा बाप ना हो। अब तो मेरे दिल को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। अगर ऐसा ही है तो मैं अपने असली बाप तक पहुंच कर रहूंगी। अगले दिन तक मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारे स्कूल के पास ही एक लैब थी जहां मुझे टीचर अक्सर भेजा करती थी। मैंने वहां पर ये जाहिर किए बगैर के टेस्ट किस मकसद से करा रही हूँ, जाकर लैब में अपना DNA टेस्ट करवा दिया। जो नतीजा मेरे सामने आया
उसने तो जैसे मुझे हैरान कर दिया, बल्कि परेशान भी कर दिया था। वाकई में अपने बाबा की औलाद नहीं थी। इस बात ने मुझे इस कदर हैरान किया कि मैं सब बातों को भूल गई जो मेरी माँ के साथ हुई थी। मैं वहाँ से घर नहीं गई, बल्कि सीधा पुलिस थाने में चली गई। यह हमारे गांव के करीब ही था। उससे पहले मेरी 2-3 औरतों से भी बात हुई। उन्होंने भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल दी कि मुझे पक्का यकीन हो गया मेरे बाबा एक किडनैपर हैं। उन्होंने मुझे किसी अमीर घराने से उठाया है ताकि वो मुझसे फ़ायदा हासिल कर सके, मुझे कमाने पर लगाए और खुद मुझे अपने बुढ़ापे का सहारा बना सके। गरीबों की औलाद तो अनपढ़ रह जाती है, उनके दिमाग भी इतने तेज नहीं होते। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। मुझे चौधरी के छोड़ जाने का दुख तो पूरी तरह सता रहा था। मैं अपनी पहचान को लेकर जज्बाती, बल्कि यूं कह ले कि पागलपन की हद पार कर चुकी थी। ये बात मालूम पड़ने पर तो मेरा जुनून और भी ज्यादा हो गया। मैंने सोचा आज मैं अपने बूढ़े बाप को छोड़ूंगी नहीं, उनके मुंह से ये उगलवा कर ही रहूंगी कि मेरा असल बाप कौन है। आखिर मेरे शोर शराबा करने पर बाबा को पुलिस पकड़ने आ गई थी, क्योंकि मेरा बाप कोई ज़्यादा अमीर आदमी नहीं था। मैं एक स्कूल की स्टूडेंट थी और फिर लगती भी ऐसे कि जैसे किसी बड़े घर से संबंध रखती हूँ। या शायद मेरे माँ बाप की मेहनत का नतीजा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और किसी अमीर घराने की दिखती थी, जबकि मेरे माँ बाबा वाकई में मेरे माँ बाबा नहीं लगते थे। मैं तो शर्मिंदगी के मारे उन्हें स्कूल भी लेकर नहीं आती थी। मगर आज जब मैं थाने में गई, पुलिस वालों ने भी मेरी बात पर ध्यान दिया। मैं उन्हें अपने माँ बाप की हकीकत और टेस्ट वगैरह दिखाकर संतुष्ट हो चुकी थी कि मेरा अपने बाबा से संबंध नहीं है। पुलिस वालों ने मेरे घर पर छापा मारा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। अब बाबा बता ही देंगे कि मेरे असली बाबा कौन है, यकीनन, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जेल में एक रात गुजारें और मुझे मेरे सगे बाप के बारे में न बताएं। अगर मेरे बाबा का मुझे मालूम पड़ जाए तो चौधरी की मोहब्बत को खोने का दुख भी कम हो जाएगा। बाबा ने मुझे किस कदर मेहनत से पाला था मैं भूल गई थी। बाबा जेल में चले गए। मैं जब घर आई तो माँ ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैंने क्या किया है माँ? तुम्हारे पति ने मुझे अगवा किया है। तुम सच बता नहीं रही थी। मैं पुलिस के पास चली गई। मैंने गलत किया ही क्या है? मैं माँ पर भी बरस पड़ी। तूने जो किया है मैं तुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। तूने मेरे सर से मेरा पति छीना है। तू नहीं जानती ये पुलिस वाले कितने जालिम होते हैं। कोई बात नहीं माँ, एक रात में सब उगलवा लेंगे और फिर छोड़ देंगे। शर्म कर, वो कभी मेरा नाम नहीं लेगा। गलती तो मेरी है जो मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो तो मेरी इज्जत रखेगा, मान रखेगा। तेरी तरह खुदगर्ज नहीं है। तू भी अपने बाप पर गई है। माँ के मुँह से ये बात सुनकर मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई। बोल दिया ना माँ तुमने कि मेरा बाप तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि कोई और था जिसे तुमने छुपाकर सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ लाया है। माँ मेरी बात सुनकर भी खामोश रही। ऐसी बात नहीं है। चुप कर जा मनहूस। तूने आज जो हमारे साथ किया है वो तो कोई दुश्मन की औलाद भी ना करे। माँ अगर मैंने कुछ किया ही है तो फिर बताती क्यों नहीं? आखिर कौन है वो जो मेरा सगा बाप है और तुम लोग अपने फायदे के लिए अगवा कर लाए हो? मेरी माँ रोने लगी। रोने से काम नहीं चलेगा। अगर तुमने मुझे लावारिस समझकर वहाँ से उठाया था तो भगवान के लिए मेरे बाबा के बारे में कुछ तो बता दो। मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए बेटी, अपने बाप की बद्दुआएं मत लो। उसने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। अगर वो तुम्हारा सगा बाप नहीं भी है तो उसमें तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमने तुम्हें बचपन से पाला है और तुम्हारे बाबा ने तुम पर बहुत मेहनत की है। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मुझे क्या मालूम कि तुमने मुझे अगवा किया था या मैं वाकई तुम्हारी बेटी हूँ। जब तुम्हें बात का पता चल ही गया है कि वो तुम्हारा असली बाप नहीं है तो फिर अपनी माँ को भी ढूंढ लेती। मैं भी आज से तेरी माँ नहीं हूँ। माँ रोने लगी। मैंने उनके पास बैठकर सहारा दिया। आखिरकार मुझे अपनी पहचान भी तो मालूम करनी थी। मुझे जानना था कि मैं किसकी बेटी हूँ। मगर इतने में दरवाजे पर बेल बजी। सामने दरवाजा खोला तो पुलिस का सिपाही खड़ा था। उसने हमें जो खबर दी उसने माँ की चीखें निकाल दी। बाबा बेहोश हो गए थे। हमारे घर में फ़ोन वगैरह भी नहीं था।
कि पता करके हमें बताया जाता। पुलिस का कांस्टेबल माँ को बताने आया था कि बाबा की हालत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, हम जाकर वहां उनसे मिल सकते हैं। माँ ये खबर सुनकर सर पर चादर ओढ़े घर से निकली और मुझे लिए बिना ही आगे चल पड़ी। मैं उनके पीछे खुद ही आ गई। मैं बाबा की हालत देखना चाहती थी, शायद के बिस्तर पर वो अपने मुंह से कुछ उगल ही दें। तो मैंने दिल में सोचा और माँ के साथ गाड़ी में बैठी और उनके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गई। कांस्टेबल ने हमें जिस अस्पताल का पता बताया था वो यहाँ से काफी दूर था। हमें वहां पहुंचते हुए लगभग 1 घंटा लग गया था। मेरे बाबा बहुत बुरी हालत में थे। माँ ने जब उन्हें देखा तो चीख चीख कर रो पड़ी। जख्मों की वजह से मेरे बाबा हिल जुल न सके। उन पर 2-3 मुकदमे और भी डाल दिए गए थे। वो उनसे तंग आकर बेहोश हो गए। उनका जिस्म मजदूरी करके पहले ही कमजोर हो रहा था। पुलिस वालों की मार वो क्या ही बर्दाश्त करते। पुलिस वालों को तो किसी और केस के लिए एक मुजरिम तलाश था, इसलिए वो मेरे बाबा को अपने पास ले जाकर निशाना बनाते रहे, जबकि बाबा का कोई कसूर नहीं था। माँ फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें असली कहानी बता ही देती हूँ कि तू हमारे घर कैसे आई, कैसे पली बढ़ी। मगर एक बात याद रखना, तुमने जो अपने बाप के साथ किया है वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मेरी उम्र 11 साल थी जब मैंने एक भिखारियों की बस्ती में आंखें खोली थी। मेरी माँ रोजाना मुझे कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भेज देती। हम भी छोटे थे, हमें इज्जत बेइज्जती का कुछ पता नहीं था। इसी तरह मैं भी तेरी उम्र में थी। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझे दुनिया अलग सी नजर आती। मुझे अपना भिखारन वाला हुलिया बुरा लगता। मैं अब सजना संवरना शुरू कर रही थी। कभी काजल तो कभी कोई और चीज लगाती, जिससे मेरी खूबसूरती और बढ़ जाती। मेरी माँ मुझे मना करती कि ऐसा मत किया करो, लोगों की बुरी नजर हम पर ना ही पड़े तो अच्छा है। सजने संवरने की जरूरत एक भिखारन को नहीं होती, उसे अपना रूप छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और तू भी वही किया कर। मगर मैं माँ का दिया हुआ काला टीका हटा देती थी और अपना काजल वगैरह लगाकर घर से निकलती। यूं मुझे भीख भी ज्यादा मिल जाती थी और लोगों की नजरें भी मुझ पर पड़ती, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ये सब कितना बुरा है मैं नहीं जानती थी। एक दिन इसी तरह मुझे एक आदमी मिला जो कि बड़ी सी गाड़ी में था। मुझसे कहने लगा, तू बहुत खूबसूरत है, कहाँ इन भिखारनों में आकर फंस गई है। मैं तो तुझे महलों की रानी बनाकर रखूंगा, तू इस मोहल्ले के लायक नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर जैसे जमीन को छोड़ बैठी। मैं हवाओं में उड़ने लगी। सोचा कि शायद ये मुझे अपना ले तो मेरी किस्मत ही बदल जाए। उसने मुझसे कहा कि मैं इज्जत से तेरा हाथ तेरे माँ बाप से मांग कर तुझे ब्याह कर ले जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। कहने लगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मर्द हूँ, अपने माँ बाप को मना लूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे वो बहुत जरूरतमंद लगा और वो खूबसूरत भी बहुत था। अगले 1 हफ्ते वो खुद ही मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गया। मेरे माँ बाबा से कहा कि मेरे माँ बाप मान नहीं रहे क्योंकि वो एक भिखारन से शादी नहीं करने देना चाहते, मगर मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाबा को भला और क्या चाहिए था, वो तो इतनी बड़ी गाड़ी देखकर ही हैरान परेशान हो गए। उन्होंने मेरी शादी करने में देर नहीं लगाई थी, मगर मुझे बार बार ये समझाते रहे कि बेटी, बड़े लोग हैं, संभल कर रहना, उनकी इज्जत करना, ऐसा ना हो कि तुम्हें छोटी सी बात पर अकेला कर दे। मैं इस बात को बहुत तो छोटा समझ रही थी, हल्का ले रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकता था। फिर जब मैं बहाकर अपने घर आई, यहाँ तो एक महल वाकई में मेरे लिए था। मैं महल की रानी बनकर रहने लगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे पीछे दुश्मन भी मौजूद है। मेरी सास और ननंद ने जल्द ही मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। मेरा पति मुझसे जितनी भी मोहब्बत करता, मेरी तरफ से कोई भी ऐसी वजह न मिलती जिससे वो किसी और से मोहब्बत करे। मैं बस अच्छी पत्नी की तरह अपने घर वालों को खुश करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पति मुझे मेरी दिलरुबाई की वजह से ब्याह कर लाया था, मगर मैं यहाँ खुद को अच्छी नस्ल का मनवाना चाहती थी, इसलिए मेरी हरकतें अजीब से अजीब तरह की होती गई। मेरे पति ने जब मेरा ये रवैया देखा, उसे पता नहीं क्या महसूस हुआ।
शायद वो मुझे बदचलन समझ बैठा था, क्योंकि मेरी सास ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं अपनी बस्ती के किसी लड़के से मिलती हूँ। बस एक दिन ऐसा ही छोटा मोटा सबूत मेरी सास के हाथ लग गया और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और तुम दुनिया में आने वाली थी। मेरे पति ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, मुझे घर से निकाल दिया। उस वक्त मैंने सोच लिया गरीब की इज्जत इस समाज में तब तक नहीं जब तक वो अपनी इज्जत कमाकर अपनी गुर्बत का खात्मा खुद ना कर ले। मैंने अपने लिए जिंदगी के लिए कठिन रास्ते का इंतजाम किया। मैंने अपने ही एक रिश्तेदार से दोबारा शादी कर ली, जिसके पास कोई भी ऊंचा मकाम नहीं था, जो एक गरीब था मेरी तरह, मगर हम दोनों ने मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की। हाँ, तुम इनकी बेटी नहीं हो, मगर इन्होंने तुम्हें बेटी से बढ़कर प्यार दिया है और तुमने जो आज हरकत की वो भी बिल्कुल मेरे जैसी है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हारी माँ ने किया। मगर अफसोस मैं तो अनपढ़ थी, तू तो पढ़ी लिखी थी, तुझे तो समझ जाना चाहिए था। अपनी माँ की बातें सुनकर मेरा शर्म से सर झुक गया। सामने बैठे बाबा को देखकर मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ऊपर वाला उनकी सेहत को बेहतर करे और हमारे सर पर उनका साया हमेशा कायम रखे। प्रार्थना कीजिएगा। मैं ये कहानी इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो मेरे बाबा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।